नमस्कार बच्चों। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में सभी का स्वागत है। हमने जो आपके संस्कृत साहित्य का इतिहास है उसका हम अध्ययन कर रहे थे और हमने उसमें देखा था कि किस प्रकार से जो संस्कृत साहित्य में नाट्य साहित्य है वह संस्कृत साहित्य में महाकाव्य लिखे गए हैं, चंपू काव्य, अनेक गद्य साहित्य है, किंतु एक महत्वपूर्ण संस्कृत साहित्य का जो भाग है वो है नाट्य साहित्य। तो इस नाट्य साहित्य की उत्पत्ति वो जो है वो किस प्रकार से हुई इसका हम अध्ययन कर रहे थे। मतलब किस प्रकार से नाट्य साहित्य जो है वो अपने उद्भव को प्राप्त हुआ। इसके संबंध में विद्वानों के अनेकानेक मत हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत जो हैं इसके संदर्भ में दिए हैं। 10 मत अधिकांश रूप से प्रचलित हैं और विद्वानों में इन मतों को लेकर के मत ऐक्य नहीं है। 5 मत हमने कल देखे थे। अब हम एक जो छठा मत है मेपोलवाद उसको हम देखेंगे। कुछ पाश्चात्य विद्वानों का विचार है कि नाटकों की उत्पत्ति जो है वो मेपोल नृत्य से हुई। भारतीय विद्वानों में श्री हरि प्रसाद शास्त्री भी नाट्यशास्त्र में वर्णित इंद्रध्वज के उत्सव के अवसर पर हुए प्रथम नाट्य प्रयोग से प्रेरणा करते हुए 1 मई को यूरोप में होने वाले मेपोल उत्सव से सामने बिठाते हुए नाटक की उत्पत्ति मानते हैं। कहने का तात्पर्य है जो यूरोप में मेपोल उत्सव होता है, 1 मई को जो उत्सव मनाया जाता है, वहाँ पर एक युवती को अलंकृत करके एक स्तंभ पर जो है गाड़ कर बाद में एक स्तंभ गाड़ दिया जाता है, उसके चारों तरफ नृत्य किया जाता है। इस प्रकार से कुछ लोगों का विचार है कि उसी मेपोलवाद नृत्य से ही जो है नाट्यशास्त्र का उद्भव एवं विकास हुआ। किंतु यहाँ पर देखा जाए तो इस मत को सभी भारतीय विद्वान स्वीकृत नहीं करते हैं। दोनों उत्सवों में उद्देश्य, भाव अथवा रूढ़ि किसी का भी शामिल नहीं है। पाश्चात्य देशों का मेपोल नृत्य वसंतागम के आधार पर होता है, जबकि भारत में इंद्रध्वज तो जो है वर्ष के अंत में मनाया जाता है। तो आप वसंत आगम अलग समय होता है, वर्षांत अलग समय होता है, तो आप कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, यानी कि आप इस तरह से इस बात को स्वीकृत नहीं कर सकते कि किसी भी चीज़ को उठा करके कहीं भी जोड़ दिया जाए। इस मत को जो है विद्वानों के द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। दूसरी बात, दूसरा जो मत है वो एक मत दिया गया वीर पूजावाद। अब जो डॉक्टर रिजवे थे उन्होंने वीर पूजावाद से नाटकों की उत्पत्ति को माना। उनका मानना है कि जैसे ग्रीक देश जो है उनमें नाटक का जन्म दिवंगत वीरों के प्रति किए गए सम्मान के परिणाम स्वरूप होता है, उसी प्रकार भारत में भी नाटक की उत्पत्ति वीरों की पूजा से हुई। रामलीला और कृष्ण लीला इसी भावनाओं के परिणाम हैं। अब कहना अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि रामलीला का प्रचलन हुआ, कृष्ण लीला का प्रचलन हुआ लोगों के द्वारा, और उसी से नाटक जो है। किंतु इस मत को बहुत से पाश्चात्य विद्वान नहीं मानते और ये भी है कि उल्लेखनीय है कि राम और कृष्ण आदि की पूजा के पीछे मृत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने की भावना अधिकांश विद्वानों के द्वारा मान्य नहीं है, क्योंकि हम राम और कृष्ण की पूजा इसलिए करते हैं कि भगवान के चरित्र का स्मरण व श्रवण कर हमें शांति, सुख और मुक्ति की प्राप्ति होती है। और उसमें कहीं भी ये नहीं है कि हम संवाद में इस प्रकार से कि नाटक के जो सारे गुणों विद्यमान हो, केवल हमें सुख और आनंद, सुख और शांति की प्राप्ति होती है, इसलिए हम करते हैं। इस मत को भी विद्वानों द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। इसके बाद जो यवनिकावाद मत है, उत्पत्ति भारतीय नाटकों की उत्पत्ति सिकंदर के आक्रमण के पश्चात ग्रीक नाटकों के प्रभाव से हुई, ऐसा मानते हैं, क्योंकि सिकंदर ग्रीक था। क्योंकि इस मत का जो नाम है यवनिकावाद, उसके लिए कहते हैं कि पर्दे को, जो संस्कृत नाटक में पर्दे का प्रयोग होता है, वो पर्दे को जवनिका कहा जाता है, और जो जवनिका शब्द है वो यवन से बना है। और इस मत के समर्थन में अनेक वेबर आदि जो थे वो कहते हैं कि यूनानी जब संपर्क में आए भारत में, तभी जो है इस मत का समर्थन करते हैं और उसी
यवन से यवनिका, जवन से पर्दा, और इस प्रकार से वो संगति बैठाते हैं। प्रोफेसर सिल्वा लेवी के अनुसार यह मत पूर्णतः अनुचित है। क्यों अनुचित है? क्योंकि यूनान में खुला रंगमर्च होता है और वहाँ पर पर्दे का प्रयोग होता ही नहीं है। अतः जहाँ पर्दे का प्रयोग न हो उससे हमारा संबंध जोड़ना उचित नहीं है। और साथ ही जो यूनानी नाटक हैं और भारतीय नाटक हैं उनमें बहुत सारी असमानताएं हैं, इसलिए भारतीय नाटक को यूनानी नाटक से उत्पन्न हुआ मानना उचित नहीं। कहने का तात्पर्य कि यूनान में जो नाटक होते हैं वो वहाँ पर पर्दे का प्रयोग होता ही नहीं है और आप पर्दे का प्रयोग कर रहे हो यहाँ पर, तो इस प्रकार से कहीं संगति बैठती हुई नज़र नहीं आती। तो इसीलिए जो है इस मत को भी नहीं माना गया। अनेक विद्वानों ने जो है सिल्वे आदि अनेक और भी विद्वानों ने इसका विरोध किया और इस मत को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद एक मत माना गया लोक संवादवाद। प्रोफेसर हिलबेंट और स्टेनकानो के कथन के अनुसार भारतवर्ष में पहले संवाद अधिक जनप्रिय थे और उन्हीं संवादों में रामायण महाभारत की कथाओं का संयोजन करके नाटकों का विकास किया गया, ऐसा माना गया। किंतु इस मत को भी नहीं माना गया। डॉक्टर कीथ ने भी इसका प्रबल विरोध किया, क्योंकि संवाद जो हुआ करते थे उसमें केवल बातचीत हुआ करती थी, जो नाटक के अन्य गुण हैं वो कहीं विद्यमान नहीं थे। इस प्रकार से एक अंतिम मत जो प्रकृतिवाद था वो डॉक्टर कीथ ने प्राकृतिक परिवर्तनों को मूर्त रूप में प्रस्तुत करने की मनोवृत्ति से नाटक की उत्पत्ति को माना। उन्होंने कहा कि जैसे एक नाटक था कंसवध, उसका वास्तविक उद्देश्य था कि हेमंत ऋतु पर बसंत ऋतु की विजय दिखाई जाए। कृष्ण की जो कंस पर विजय दिखाई गई है उसमें वास्तविक उद्देश्य हेमंत ऋतु पर बसंत ऋतु की विजय दिखाना था। कृष्ण की विजय प्रकृति के भीतर विलास करने वाली जीवनी शक्ति का प्रयोग है। परंतु इस मत की भी वही गति हुई जो अन्य मतों की हुई, अर्थात इसको भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया। अगर हम उपसंहार के रूप में बात करें तो सभी मतों का अनुशीलन करने के पश्चात हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वो यही है कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति के संबंध में किसी भी एक विशेषवाद को या मत को प्रमुखता प्रदान करना सही नहीं है। इसका विकास तो धीरे धीरे सभी तत्व उसमें सहायक रहे हैं और प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में नृत्य गीतों का प्रचलन रहा है। उनमें कथा, संवाद, अभिनय के सामंजस्य से क्रमशः नाटक विकसित हुए। भारत के प्राचीन से प्राचीन साहित्य में नाटक उसके अभिनय के उल्लेख से धारणा पुष्ट होती है कि नाटकों की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत में ही हुई। इसमें नृत्य, गीत, पुराकथा एवं संवादों का सहयोग है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सभी मतों का अनुशीलन किया जाए और समझा जाए तो अंत में जो बात निकल के सामने आती है वो यह है कि जो संस्कृत नाटक हैं उनका कोई एकदम से उद्भव या विकास नहीं हुआ, वरन वो धीरे धीरे गतिशीलता को प्राप्त होते चले गए। धीरे धीरे उनमें अनेक चीज़ें जुड़ती चली गई और बाद में जो रूप निखर के सामने आया नाटकों का, वह रूप एकदम से प्रारंभ नहीं हुआ बल्कि उसका क्रमशः स्नेह धीरे धीरे विकास हुआ। और इस प्रकार की मान्यता को स्वीकृत करने के पीछे हमारा यही विद्यमान है कि हमारा मत यही है कि वेदों में भी ऐसे संकेत मिलते हैं जिसमें वैदिक काल में नाटकों की स्थिति सिद्ध होती है। ऋग्वेद के सूक्तों में सोम विक्रय के समय होने वाले अभिनय का पता चलता है। इस प्रकार से हम देखें तो वेदों के पश्चात रामायण एवं महाभारत में भी नाटक के संकेत सूत्र प्राप्त होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नाटक धीरे धीरे कर्मिक विकास का परिचायक है। एकदम से नाटक नहीं बने हैं, वो धीरे धीरे विकसित होते चले गए हैं और प्रारंभ हुआ उनका वेदों से। फिर उनमें जो नाटक की खूबियाँ हैं, नाटक में जो गुण होने चाहिए, नाटकों में जो आजकल के हैं या फिर हम जो हमारे सामने जो संस्कृत साहित्य के नाटक, प्राचीन नाटक साहित्य भी है, नाट्य साहित्य भी है, वो जो गुण हैं वो गुण कहीं ना कहीं धीरे धीरे विकसित होता हुआ इन नाटकों में आया
और एक दिन में कहीं से नाटकों का यह शुद्ध एवं सुसंस्कृत रूप जो हमें दिखाई देता है, सारे गुणों से भरपूर जो नाटकों का रूप हमें दिखाई देता है, वो एक ही दिन के विकास का परिणाम नहीं है। तो इस मत को स्वीकार करते हुए अंत में निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के मतों से धीरे धीरे प्रचलित होते हुए, विकसित होते हुए वर्तमान में जो पुरातन नाटक साहित्य भी हम देखते हैं वो हमारे सामने आया है। इसलिए नाट्य उद्भव के सिद्धांतों में ये 10 सिद्धांत अलग अलग विद्वानों द्वारा मुख्य रूप से दिए गए हैं। इसके अलावा और भी सिद्धांत दिए गए हैं, किंतु 10 मुख्य रूप से दिए गए हैं। किंतु इनमें से किसी एक सिद्धांत को पूर्ण रूप से सत्य मान लिया जाना संभव नहीं। आज इतना ही लेंगे।